हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। यहाँ पर हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समास। तो अभी तक आपने इससे पहले संधि पढ़ी है और क्लास 8 तक आपने संधि के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर आज हम समास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, संधि क्या होता है, दो वर्णों को मिला करके जो शब्द बनते हैं उसको संधि कहा जाता है। और समास क्या होता है, जब दो शब्दों को मिला करके आप क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। एक नए शब्द का जब निर्माण करते हैं तो उसे आप समास कहेंगे। तो परिभाषा यहाँ पर लिखी है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर समास, और तब इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द बनने की जो विधि होती है उसे हम समास कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जो है मिलकर क्या करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसे ही आप समास कहते हैं। अब सामासिक जो शब्दों में दो पद होते हैं, इसमें दो पद होते हैं। पहले पद को आप पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को आप उत्तर पद कहते हैं। समास प्रक्रिया से बने पूर्ण पद को समस्त पद कहते हैं। यानी कि दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। दोनों शब्द में जो समस्त पद होता है उसमें दो पद होंगे। पहले पद को आप पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को उत्तर पद कहेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रात भर में रात जो है आपका क्या है, पूर्ण पूर्व पद है, रात भर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर शब्द है रात और भर, इन दोनों शब्दों के मेल से रात भर शब्द बना है। तो ये आपका समस्त पद हो गया है, क्योंकि ये दोनों दो शब्दों के मेल से मिलकर एक नया शब्द बना है। ये आपका समस्त पद है। यहाँ पर रात आपका पूर्व पद है और भर आपका क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, रात भर में रात भर, रात भर में देखिए रात आपका क्या हो गया है, रात और भर, इन दो शब्दों के मेल से ये नया शब्द बना है। इसको आप पूर्व पद कहेंगे और ये आपका उत्तर पद होगा। इसी प्रकार से और भी शब्द होंगे। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है उसे समस्त पद, और आगे वाले शब्द को कहेंगे पूर्व पद और दूसरे पीछे वाले शब्द को क्या कहेंगे, उत्तर पद। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नील गगन है। नील गगन आपको दिया है। नील गगन में पहला पद कौन सा है, यहाँ पर पहला पद आपका नील है। क्या है, नील है। और दूसरा पद आपका क्या है, गगन है। दूसरा आपका गगन है। तो यहाँ पर मैं लिखूं नील और गगन। तो इनका विग्रह जब आप करेंगे, विग्रह का मतलब इन दोनों इस शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो आपको क्या क्या शब्द मिलेंगे, नील और गगन। तो इन दोनों शब्दों के मेल से आपको नील गगन मिला। अब यहाँ पर नील गगन आपका समस्त पद है, ये आपका समस्त पद है, और यहाँ पर नील आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, समास क्या होता है, दो या दो से, दो या, देखिए ये समास की परिभाषा है। ठीक है ना, इसको आप समास करके हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे परिभाषा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द बनने की जो विधि होती है उसे कहा जाता है समास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, इसमें दो पद होंगे। प्रथम पद पूर्व पद कहलाएगा और द्वितीय पद आपका उत्तर पद कहलाएगा। दो उदाहरण से हमने यहाँ सीख लिया कि समास क्या होता है। पहला उदाहरण था रात भर, तो रात आपका पूर्व पद और भर आपका उत्तर पद। ठीक है, इसी प्रकार से नील गगन, तो नील हमने क्या कहा, नील आपका समस्त पद है, और ये जो नील है, नील गगन आपका समस्त पद है। नील आपका पूर्व पद हो गया और गगन आपका उत्तर पद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समास और संधि में क्या अंतर है, क्योंकि इससे पहले आप संधि पढ़ चुके होंगे।
ठीक है। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास दो या दो से अधिक शब्दों के, ठीक है, मेल को कहा जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? समास आपका दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, लेकिन संधि आपका दो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने क्या कहा? अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये आपके कितने समास, कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए हैं समास। इसमें अब पहला भेद है, उसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो ये समास होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। प्रधान क्या होता है, आगे हम उदाहरण से समझेंगे। पहला पद प्रधान होता है और इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह भी अव्यय होगा और समस्त पद क्रिया विशेषण होगा। एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो समस्त पद बनता है वह भी आपका अव्यय होगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से हम समझेंगे कि क्या कहा गया है यहाँ पर। देखिए, क्योंकि शक्ति के अनुसार, ठीक है। दूसरा उदाहरण है आजन्म, तो जन्म से लेकर, आ का यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है? जन्म से लेकर, प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, प्रथम पद यहाँ पर प्रधान बताया गया है। आमरण, तो मरण तक। ऐसे ही बखूबी, तो खूबी के साथ। आजीवन, ये आजीवन है, ठीक है, आजीवन, ये काट देंगे आप, आजीवन है ये। तो आजीवन का मतलब जीवन भर। इसी प्रकार से रातों रात, रात ही रात में। ऐसे ही दिनों दिन, दिन ही दिन में। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। तो ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। इन उदाहरणों को भी आप सभी नोट डाउन कर लेंगे। तो जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। साथ ही साथ इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह भी अव्यय होगा। समस्त पद वैसे तो क्रिया विशेषण होता है, लेकिन एक ही शब्द की जो आवृत्ति होती है के कारण जो समस्त पद बनता है वो भी अव्यय होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आजन्म, तो ये क्रिया विशेषण है, प्रतिदिन, ठीक है, आमरण, बखूबी, नोट डाउन कर लेंगे इसको। हमने यहाँ पर समास के 6 भेद बताए थे। पहला भेद क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तो अब हम तत्पुरुष समास के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है, तत्पुरुष समास होता क्या है। ठीक है, तो अव्ययी भाव में क्या क्या विशेषता बताई थी? प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, लेकिन समान पदों की आवृत्ति की वजह से समस्त पद भी आपका अव्यय हो जाता है। अब दूसरा है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समाज में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। वहां पर प्रथम पद प्रधान था, यहाँ पर ध्यान देंगे आपका उत्तर पद प्रधान है। प्रथम पद उत्तर पद प्रधान है, में उत्तर पद प्रधान होता है। समझ में आई बात? क्या कहा गया है? इसमें उत्तर पद प्रधान है, यानी कि दूसरा पद, जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होता है। और विग्रह करने पर समय दोनों करते समय दोनों पदों के बीच में क्या आ जाता है? कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। बहुत ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तत्पुरुष समास बहुत ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या कहा गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव में आपका जो पूर्व पद था वो प्रधान होता था। यहाँ पर आपका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। इसके बाद जब आप इसको विग्रह करेंगे, यानी कि शब्द को तोड़ेंगे, तो उस समय आपको यहाँ पर बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है।
यानी कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, इसके लिए आपको कर्ता के 8 भेदों के जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों को आना जरूरी है। यदि आपको चिन्ह नहीं आते हैं तो आप कर्ता के जो चिन्ह हैं, कारक चिन्ह है, सॉरी कारक के चिन्ह, कर्ता के नहीं, हाँ, तो कारक के चिन्हों के 8 जो चिन्ह हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसको आगे कर पाएंगे। इसी के आधार पर इसके भेद भी किए गए हैं तत्पुरुष समास के, क्योंकि हमने क्या कहा, जब आप विग्रह करेंगे कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य जो है सभी कारक चिन्ह यहाँ पर आ सकते हैं, इसी के आधार पर इसका भेद भी किया गया है। अब क्योंकि कारक के 8 भेद होते थे, हमने यहाँ से कर्ता निकाल दिया और संबोधन निकाल दिया, तो इसके आधार पर इसके हमने 6 भेद किए हैं। तो क्या क्या बच गए, कर्ता के बाद कर्म। तो आपने जैसे कि पढ़ा है क्लास 8 तक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार से चिन्ह आते हैं, ठीक है, तो उन चिन्हों के लिए यहाँ पर हम तत्पुरुष समाज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि तत्पुरुष समाज क्या होता है, और इसमें आगे क्या कहा गया है, प्राय उत्तर पद विशेष्य होता है और जो पूर्व पद है वो विशेषण होता है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हैं तत्पुरुष समाज के बारे में। अब तत्पुरुष समाज के भी 6 भेद हैं। तो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, पहला भेद क्या है, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या कहा गया है इसमें, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, बस अब नाम से हमने जान लिया है, हमें कारक चिन्ह पता है, तो फिर हमें बस नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या होना है यहाँ पर। जब आप इसका विग्रह करेंगे, किसका, समस्त पद का जब आप विग्रह करेंगे तो फिर आपको पता है, क्योंकि ये कर्म क्या है, तत्पुरुष है, और कर्म कर्ता ने कर्म को, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का लिख लेंगे सभी, कर्म कारक का नोट करके लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म, ठीक है, को। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कहा गया है, कर्म तत्पुरुष क्या होता है, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, लोप का मतलब यहाँ से उसको गायब कर दिया हो, वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष होता है। अब एक शब्द उठाएंगे आप, बनगमन, आपको नहीं पता क्या लिखा है, हमें देखना भी नहीं है, बनगमन, बनगमन। अब आप उदाहरण को न देख करके इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, यानी कि जो आपका पूर्व पद है उसके साथ कर्म कारक का चिन्ह होगा, उसका हमने लोप करके उसको क्या कर दिया है, उसको समस्त पद बना दिया है, उसको समास बना दिया है, ठीक है, तो वो समास तो आपका बन गया है। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते टाइम, क्योंकि आपने लोप किया था, तो विग्रह करते टाइम उस पर आप चिन्ह लगाएंगे, किसका चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ कर्म तत्पुरुष है, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमें उदाहरण नहीं देखना है क्या लिखा है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन को या वन को गमन, वन को गमन। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पर किया क्या, सिर्फ और सिर्फ एक क्या लगाया है, कर्म का विभक्ति चिन्ह लगाया है, तो वन को गमन, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रामगत, तो ग्राम को गत, तो को चिन्ह लग गया है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, तो को चिन्ह यहाँ भी लगा। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब आपको क्या दिया होगा, देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि यश प्राप्त में, यश प्राप्त में कौन सा समास है, कौन सा समास, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो आपने पहले इसका विग्रह करना है। आप क्या करेंगे, यश को प्राप्त, जिसने यश प्राप्त कर लिया हो, यश को प्राप्त।
अब आप सीधे सीधे देखिए, को तो आपके कर्म कारक का क्या है, चिन्ह है, और जहां कर्म कारक के चिन्ह का लोप हुआ हो वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष आता है। इस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर को आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, आपका कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। सीधे सीधे आपको कभी कभी ऑप्शन में भी दिया जाता है जिसमें आपका तत्पुरुष समास लिखा होता है, तो उस समय आप सिर्फ और सिर्फ, यदि आपको कर्म ना दिया जाए, क्योंकि ये इसी के भेद हैं, तत्पुरुष समास के अंदर ही आते हैं, भेद का मतलब उसी के अंदर वो आते हैं, ठीक है। तो उस समय आप तत्पुरुष समास भी लगा सकते हैं यदि आपको ऑप्शन में ना दिया, लेकिन कर्म दिया है तो तब तो आपको कर्म ही लगाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका भेद क्या किया जाता है, इसका विग्रह किया जाता है, और ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि तत्पुरुष के भेद हैं, जिसमें आपका पहला है कर्म तत्पुरुष, क्योंकि हमने तत्पुरुष समाज में क्या कहा था कि इसमें आपके कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक चिन्ह का यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई भी चिन्ह आ सकता है। तो कर्म छोड़, कर्ता को छोड़ के कर्म हो सकता है, करण हो सकता है, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबोधन तो नहीं है इसमें कारक, तो इनका चिन्ह यहाँ पर बीच में आ सकता है। पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आप कर्म कारक कर्म तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे कि कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। तो कर्ता ने कर्म को, तीसरा क्या था कारक का, इसके बाद रेखांकित, तो रेखा से अंकित, तो से चिन्ह, से किसका है, करण का, करण चिन्ह यानी कि करण कारक, यानी कि यहाँ पर करण तत्पुरुष आपका आ जाएगा। प्रेमातुर, तो प्रेम से आतुर, तो यहाँ भी से चिन्ह आया है। भयाकुल, तो भय से आकुल। ऐसे ही अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, से चिन्ह आया है, यहाँ पर भी करण होगा। ऐसे ही रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त। यहाँ पर आपको इन शब्दों के अर्थ लगाने आने चाहिए, किस प्रकार से, मन गणंत, तो मन से गणंत, ठीक है। ऐसे ही गुण युक्त, गुण से युक्त। तो ये हैं आपके क्या, करण तत्पुरुष के उदाहरण। तो हमने क्या कहा, करण तत्पुरुष क्या होता है, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। यहाँ पर करण कारक क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या था, से, तो से का लोप हुआ है, यानी कि यहाँ पर करण कारक का चिन्ह का लोप हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो आपको वो चिन्ह मिल जाता है। तो हमने शब्दों के, जब समस्त पदों के विग्रह किए हैं तो आपको चिन्ह मिले, तो यहाँ से हम समझ गए कि यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष है। तो हमने यहाँ पर समास को पढ़ा, समास क्या होता है, इसके साथ साथ हमने समास के 6 भेदों के बारे में पढ़े। पहला आपका अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे के भेदों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।